Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So today I'm going to discuss some numerical problems based on colligative properties and Van't factor. देखिए ये टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से मैंने प्रीवियस वीडियो में वेंट फैक्टर और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो कंसेप्ट है उसको मैंने कवर किया। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन पे लिंक है, आप उस कंसेप्ट वाली वीडियो को जरूर देखिए। तब जाके यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने वाला है कि कैसे हम लोग डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जिसको मैं अल्फा कहता हूँ, उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे वेंटा फैक्टर आई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि देखिए 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ओके, और यूरिया का क्या क्या है, मोलर मास गिवन है, राइट, इज डिजॉल्व्ड इन 846 ग्राम ऑफ वाटर। यूरिया को डिजॉल्व कर रहे किस में, वाटर में। इसका मतलब क्या हुआ, बेसिकली हम एक सॉलिड को डिजॉल्व कर रहे किस में, लिक्विड में। तो ये किस तरह का सॉल्यूशंस हुआ, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशंस, ऑलराइट। अब मुझे मालूम है कि जितने भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने पढ़े हैं वो किससे रिलेटेड है, सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन से रिलेटेड है। और आपने एक सॉलिड ऐड कर दिया सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में, तो अब होने क्या वाला है, वेपर प्रेशर क्या होगा, लोअर होगा। और क्वेश्चन में भी देखो क्या पूछ रहा है आपसे, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशंस इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एट 298 केल्विन इज 23.8 mmHg। ऑलराइट, सो हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे यूज करने वाले हैं क्या, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। कैसे पता चला मुझे, कि सबसे पहले ये पता किया मैंने कि एक सॉलिड को ऐड किया जा रहा है किसमें, लिक्विड सॉल्वेंट में, ओके। और फिर आगे क्वेश्चन में वेपर प्रेशर ही पूछा है, तो यहाँ से आइडिया लगा कि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसमें वेपर प्रेशर का डिस्कशन होता है, तो वो कौन सा है, आपका रिलेटिव लोअरिंग है, ओके। और आपका एक और हिंट कि प्योर सब्सटेंस का भी आपका वेपर प्रेशर दे रखा है, ओके। सो आई एम गोइंग टू यूज द कंसेप्ट ऑफ relative lowering of vapor pressure. So using relative lowering of vapor pressure, all right। जो फॉर्मूला है इसका, इसको भी लिख लेते हैं अपन। क्या फॉर्मूला है बताइए, फॉर्मूला है आपका P1 नॉड माइनस P1 अपॉन P1 नॉड इक्वल टू मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट। ये फॉर्मूला है आपका, ऑल राइट। P1 नॉड आपको गिवन है क्वेश्चंस में, P1 आपको फाइंड करना है, और x2 जो मोल फ्रैक्शन होगा सॉल्यूट का, वो भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। सो चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे इस फॉर्मूला को क्या हम लोग ऐसा कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, वैल्यू पुट करता चलता हूँ। P1 नोड इज हाउ मच, दैट इज 23.8 माइनस P1, और यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी कितना हो जाएगा, 23.8, ठीक है। और x2 का मतलब क्या हुआ, मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉलिड, ओके। सो N2/N1, N2 देखो यहाँ पे एक्चुअली में क्या होता है, N2/N1 प्लस N2 होता है, लेकिन हम लोग क्या लिखते हैं, N2/N1 लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, इसका भी रीजन है, बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, जब आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस हो, डाइल्यूट सॉल्यूशंस मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशंस का मतलब क्या हुआ कि जो आपका सॉल्यूट हो वो क्या हो, बहुत कम क्वांटिटी में हो एज कंपेयर टू द सॉल्वेंट। देखिए यहाँ पे आपका जो सॉल्यूट है वो 30 ग्राम है मात्र, और सॉल्वेंट कितना है, 846 ग्राम। इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों का कंपैरिजन अगर करें तो मेरा जो सॉल्यूट है वो क्या, नेग्लिजिबल है, ऑलराइट। इसी वजह से उसका मोल्स भी क्या आएगा, बहुत कम आएगा, ऑलराइट। इसी वजह से यहाँ पे N1 प्लस N2 जो होता है उसको हम क्या करते हैं, अप्रॉक्सीमेटली N1 लिखते हैं, ऑलराइट। सो ये क्या हो जाता है फाइनली, N2/N1। अब N2/N1 क्या लिखेंगे, मास, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय गिवन मास ऑफ
सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ तक ठीक है जी। चलो इसको भी लिख लो आप इधर, 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या करो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, कितना आ जाएगा ये 23.8। थोड़ा सा मैं इसको लेफ्ट की तरफ लेके चलता हूँ सो दैट आई कैन राइट द वैल्यूज। 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8 इक्वल टू W2 कितना गिवन है देखो यहाँ पे 30 ग्राम, और M2 कितना है 60 ग्राम। तो 30/60 इंटू इंटू करेंगे तो ये M1 ऊपर चला जाएगा और W1 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं अच्छे से लिख देता हूँ, फिर वैल्यू पुट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं क्या हो जाएगा M1 अपॉन W1। सो नाउ पुट द वैल्यू, M1 इज हाउ मच, वाटर है ना। तो वाटर का क्या होता है बताओ, मोलर मास। वाटर का मोलर मास कितना होता है, वाटर का मोलर मास होता है आपका 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। आपको अगर कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लो, 1 इंटू 2, 2 प्लस 16, 16 प्लस 2 18। सो यहाँ पे पुट कर देंगे 18 ग्राम पर मोल, और ये गिवन है आपका कितना 846 ग्राम, ठीक है। कैंसिल करो कितना आएगा, 30 से ये 2 हो गया, फिर 2 से ये कटेगा क्या, हाँ कट जाएगा, 2 9 जा 9 से ये कटेगा, 9 9 जा 81, रिमेनिंग 3 3 6 36, सो 9 4 जा कितना आया बेसिकली 1/94 आया। और लेफ्ट साइड में क्या आया 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8, ठीक है। अब क्या करूंगा 23.8 को मैं इधर लेके चला आऊंगा, ऑलराइट। सो नेक्स्ट पेज में यहाँ से सॉल्व करते हैं, 23.8 माइनस P1 इधर बचा हुआ है, और इधर की तरफ क्या आ जाएगा मेरा, इधर क्या आ जाएगा आपका 23.8 आ जाएगा, 23.8, और इधर 94 है, ठीक है। इसका डेसिमल रिमूव करो, यहाँ कितना आ जाएगा, एक जीरो आ जाएगा। इसको डिवाइड करके देखें क्या डिवाइड होता है, डिवाइड हो जाएगा 2 से, दोनों 2 से डिवाइड होगा। ये कितना आएगा 2 से, 2 4 जा 8, और फिर 1 रिमेनिंग, सो 14, सो 70, ठीक है। और यहाँ कितना आएगा 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, और 1 8, सो 119 अपॉन 470। इसको डिवाइड करो, आपका अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू कितना आने वाला है, इट इज़ गोइंग टू बी 0.25, ठीक है। और इधर लेफ्ट की तरफ क्या है 23.8 माइनस P1, सो P1 क्या आ जाएगा, P1 को मैं राइट की तरफ जा रहा हूँ लेके, और इसको मैं लेफ्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ। सो 23.8 माइनस 0.25 सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पे 0 है, 10 में 5 गया 5, ठीक है। 7 में 2 गया 5, सो हाउ मच इट इज़ बेसिकली 23.55 mmHg आएगा, कितना आएगा, इसको अच्छे से लिख देता हूँ मैं, 23.55 mmHg, ये आपका P1 आया, यही आपका आंसर है। इसको वर्ड में भी लिख दो आप, क्या आपको पूछा था क्वेश्चंस में, वेपर प्रेशर ऑफ क्वेश्चन में बोला है ना, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन। सो यहाँ पे लिख देते हैं वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सॉल्यूशन,
इज हाउ मच 23.55 mmHg। दिस इज माय आंसर। ठीक है, ये आंसर है, इसी को मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्ड में लिख दिया। सो आई होप आपको इस क्वेश्चन में और कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके, चलिए हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी बढ़िया है। देखो यहाँ पे आप सबसे पहले तो मैं आपको हाईलाइट कर दूं कि यहाँ पे क्या चल रहा है। देखो आप Na2SO4.10H2O क्या बोल रहा है कि एक सॉल्यूशन है जिसका 5% आइसोटोनिक है, किसके साथ, 2% सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक। ये देखो Na2SO4 क्या है, Na2SO4 आपको मालूम है क्या है, ये बेसिकली एक सॉल्ट है, राइट। सॉल्ट है, सॉल्ट मतलब इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा, आयनाइज होगा। कैसे आयनाइज होगा, यहाँ पे देख लो आप, Na2SO4 देखिए कैसे आयनाइज होने वाला है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका Na+ और इधर क्या आ जाएगा आपका SO4 2-, लेकिन यहाँ पे सोडियम 2 है, सो यहाँ पे 2 आ जाएगा। सो ये इलेक्ट्रोलाइट है, इसलिए ये आयनाइज हो रहा है। लेकिन दूसरा सॉल्यूशन क्या है, दूसरा क्या बोल रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक है, मतलब वो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। इसका मतलब क्या होगा, उसमें कोई आयनाइजेशन होगा ही नहीं, कोई डिसोसिएशन होगा ही नहीं, तो उसमें वेंटा फैक्टर नहीं आएगा सॉल्यूशन 2 में। सॉल्यूशन 1 में वेंटा फैक्टर आएगा क्योंकि आयनाइजेशन हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। अब यहाँ पे बताइए वेंटा फैक्टर क्या होगा, I1 इक्वल टू 2+1 दैट इज 3 पार्टिकल्स आफ्टर द डिसोसिएशन, और 3 आयंस आया ना, 3 आयंस आया आफ्टर द डिसोसिएशन, और बिफोर कितना है, बिफोर इट इज 1 मॉलिक्यूल, सो 3/1 दैट इज 3। ठीक है, सो इसको मैं पुट करने जा रहा हूँ। ऑलराइट, इसको मैं पुट करूंगा न्यूमेरिकल्स में। सो I1 कितना है, बेसिकली आपका 3 है। इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा कंसेप्ट यही है, क्योंकि लोग I1 यूज नहीं करते, इसकी वजह से उनका आंसर नहीं आता। तो I1 यहाँ से हो गया। आइसोटोनिक बोला है ना क्वेश्चन में, आइसोटोनिक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 1 इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 2, राइट। सो चलो यहाँ पे फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस वी ऑलरेडी नो दिस। क्या जानते हैं हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर दोनों का इक्वल होता है। सो ऑस्मोटिक प्रेशर दैट इज pi1 इक्वल टू pi2। यहाँ पे pi1 क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी I1C1RT, और ये क्या होगा C2RT। इसमें I नहीं आएगा सॉल्यूशन 2 में, ये मैंने बता दिया कि सॉल्यूशन 2 में आपका I नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रोलाइट है ही नहीं, ऐसा क्वेश्चन में ही बोल दिया है। सो प्लीज, ऑलराइट, RT RT कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज गोइंग टू बी लेफ्ट, I1C1 इक्वल टू C2। आपको मालूम है कि C1 और C2 क्या है, बेसिकली मोलारिटी है, राइट। इधर आप ये लिख भी सकते हो कि ये C1 और ये C2 क्या है, बेसिकली दिस आर मोलारिटी। मोलारिटी किसका, सॉल्यूशन 1 और 2 का, सॉल्यूशन 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। I1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, राइट। यहाँ पे 3 थी ना, सो ओके 3। C1 का मतलब क्या हुआ, C1 का मतलब क्या हुआ, मोलारिटी। मोलारिटी का मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट मतलब W2/M2, मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। सो ठीक है, ये किसका हो गया, सॉल्यूशन 1 का, इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, W2/M2 वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, यहाँ पे लिख दो। सो ये 2 का। ठीक है, क्या दे रखा है क्वेश्चन में, ये है 5% और इसका
मोलर मास दे रखा है। सो इसको मैं पुट करता हूँ यहाँ पे नेक्स्ट वाले में। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3, राइट। और ये क्या है, W2 कितना है, 5% है, 5%। ठीक है। और साथ में देखो यहाँ पे क्या किया है, M2 मोलर मास दे रखा है आपका कितना, 322, पुट कर दो। वॉल्यूम के बारे में कोई डिस्कशन नहीं है, तो वॉल्यूम कट जाएगा दोनों तरफ से। ठीक है। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, 2% है, सो 2/100। और साथ में मुझे क्या पूछा है, इसका मोलर मास नहीं दिया है, दूसरे वाले का मोलर मास उसका पूछा है। सो उसको मैं क्या करता हूँ, m(x) मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ, m(x). ठीक है। अब यहाँ से जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर दीजिए, 100 100 दोनों तरफ से कट जाएगा, 100 100 कैंसिल, राइट। सो फाइनली यहाँ से देखो मैं लिख रहा हूँ क्या, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस x, m(x) क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 2, इसको मैंने इधर ले आया तो 2 × 322 डिवाइड बाय 3 × 5, हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, आपका ये आ जाएगा 644, राइट, न्यूमरेटर, डिवाइडेड बाय 15, इसको सॉल्व करो, इट इज गोइंग टू बी 42.9 ग्राम पर मोल, क्योंकि मोलिकुलर मॉलिक्यूलर मास पूछा है, मॉलिक्यूलर वेट पूछा है किसका, सब्सटेंस एक्स का। सो दिस इज योर आंसर। वर्ड में भी आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अच्छा रहता है। ओके। सो molecular weight of substance X is 42.9 ग्राम पर मोल। दिस इज माय आंसर। ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या था, बस ये समझना था कि ये क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, ये क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। एक तरफ आई आएगा, दूसरी तरफ आई नहीं आएगा। दिस वाज द कंसेप्ट, ऑलराइट। सो यहाँ पे यूज किया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन में देखिए, इसको देख के डर नहीं जाना आप सबसे पहले। ठीक है। ये क्या है, एक एसिड है। जिस तरह से आपने एसिटिक एसिड देखा है ना, उसमें एसिटिक एसिड में क्या होता है, CH3 है ना, CH3COOH। यहाँ पे क्या किया, फ्लोरीन ऐड कर दिया, तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है फ्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड, राइट। पहला यहाँ पे ये कंसेप्ट है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि व्हेन 19.5 ग्राम, इस एसिड का 19.5 ग्राम डिजॉल्व किया जा रहा है किसमें, 500 ग्राम ऑफ वाटर। मतलब ये सॉल्यूट है, ये मेरा सॉल्वेंट है। ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व टू बी 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करो। क्वेश्चन में हिंट देखिए क्या कह रहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करना है। मतलब कि जब डिसोसिएशन होता है तब उसका डिग्री क्या, मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइनली अल्फा फाइंड करना है, अल्फा। और अल्फा में क्या रिक्वायर्ड है, पहले आई रिक्वायर्ड है। ठीक है। सो क्या करूंगा, देखो नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। सबसे पहले ये आप समझ लो कि आपका ये जो एसिड है ना, CH2FCOOH, ये क्या होगा, ये डिसोसिएट होगा। तभी तो क्वेश्चन में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछ रहा है ना उस एसिड का। देखो बोला कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन चाहिए, लेकिन किसका, इस एसिड का, समझ गए, इस एसिड का। इसका मतलब ये डिसोसिएट होगा। कैसे डिसोसिएट होगा बताओ, एसिटिक एसिड की तरह ही होगा, CH2F CO माइनस, और साथ में क्या आ जाएगा, H+। आपका एसिटिक एसिड भी तो ऐसे ही होता था ना, क्या होता था, इधर ये होता था CH3COOH होता था। ठीक है। फिर अपन ऐसे लिखते हैं, और फिर यहाँ पे क्या आता है,
सी वो माइनस एंड यहाँ पे प्लस H प्लस आता था। यहाँ पे क्या आ गया, बस सेम है, बस यहाँ पे क्या हुआ, हाइड्रोजन 2 हो गया और एक फ्लोरीन आ गया उसके जगह पे। ठीक है, रेस्ट इज एवरीथिंग इज सेम। सो इसको इरेज करता हूँ, ये समझाने के लिए सिर्फ आपको यहाँ पे लिखा मैंने। नाउ अभी आप देखो, यहाँ पे मुझे बताइए वेंट ऑफ फैक्टर आई कितना होगा। आफ्टर द आयनाइजेशन, डिसोसिएशन होने के बाद कितने आयंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, 1 एंड 2, 2। और बिफोर आयनाइजेशन कितना मॉलिक्यूल है, 1। सो फाइनली इट इज आई इक्वल टू 2। सो आई में यूज करने वाला हूँ आगे क्वेश्चंस में। ठीक है, इसके बाद क्या बोला क्वेश्चन में, आपको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दे रखा है। इसका मतलब क्या होगा कि अब आप फॉर्मूला क्या यूज करोगे, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी। आई यहाँ पे यूज होगा, क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएट हो रहा है एसिड। विदाउट आई अगर आप सॉल्व करोगे आपका आंसर गलत आने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करो, वैल्यू पुट कर दो जी। वैल्यू दे रखा है, डेल्टा टी एफ आपको 1 दिया हुआ है, आई आपका 2 आ गया, के एफ आपका दे रखा है दैट इज 1.86। देखो आप इधर 1.86 बोला है ना क्वेश्चन में। ऑलराइट, फिर मोलालिटी मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है। मोलालिटी क्या होता है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट इनटू 1000 अपॉन गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, यही होता है। सो हम क्या करेंगे यहाँ पे, 1 इक्वल टू 2 इंटू 1, ऐसा करता हूँ, इसको मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे आपको नहीं दिखे, तो लेट मी राइट इन द नेक्स्ट पेज। सो कितना आया यहाँ पे, ये 1 आया और ये 2 है, 1.86 है। ठीक है, और वैल्यू पुट करता चलता हूँ यहाँ पे, W2 अपन M2, W2 कितना है देखो, W2 मतलब सॉल्यूट वाला, राइट। सॉल्यूट का यहाँ पे 19.5 है और उसका मोलर मास 78 है। सो 19.5 अपॉन 78 इंटू 1000, और यहाँ पे क्या है, W1 है, मतलब सॉल्वेंट का मास, गिवन मास 500 ग्राम। 500 ग्राम पुट कर दो जी, कितना आ जाएगा, 500 से इसको कैंसिल करोगे, हाउ मच, 2 टाइम, इस 2 से इसको कैंसिल करो, 39। 19.5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 39 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट क्या करना है, क्या कैलकुलेट होगा यहाँ से, लेकिन यहाँ पे देखो क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। ऐसा क्वेश्चन में कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है ऐसा कहीं बोला नहीं है, तो ये आई का वैल्यू आपका चलेगा नहीं, ये आई का वैल्यू आपका नहीं चलेगा। ये आई तब आएगा जब ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, समझे। हाँ, सो मैंने आपको ये प्रीवियस वीडियो में भी सिखाया है कि जब कंप्लीटली डिसोसिएट लिखा रहे तभी आप आई का वैल्यू यहाँ पे क्या लोगे, 2 लोगे। यहाँ पे इसने बोला ही नहीं क्वेश्चन में कि ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा है। ऑलराइट, सो क्या होगा यहाँ से, बेसिकली आई का वैल्यू पुट कर दो, सॉरी आई का वैल्यू यहाँ से फाइंड करो। यहाँ से आई का वैल्यू आ जाएगा, कितना आएगा बताइए, इट इज 1 इक्वल टू आई इंटू 1.86, और इधर में सिर्फ एक ही चीज बच रहा है, ये 2। ठीक है, इसको डिवाइड करो तो कितना आएगा, इट इज गोइंग टू बी 0.93। सो आई क्या आया आपका, आई जो वेंटॉफ फैक्टर है दैट इज 1 अपॉन 0.93। देखो अभी आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ रहा है, ये इसको डिवाइड करो, इट इज गोइंग टू बी, डेसिमल रिमूव कर दो यहाँ से तो 100 हो जाएगा। 100/93 कितना आएगा, डिवाइड कीजिए, 1.0753। सो वेंटॉफ फैक्टर आपका दिख रहा है, 2 नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं है, कंप्लीटली डिसोसिएट होता तभी ये 2 आता। सो वेंटॉफ फैक्टर कितना आया, इतना आया, इसको हम लोग वेंटॉफ फैक्टर कहते हैं। आप जान रहे हो ऑलरेडी इस चीज को। ठीक है, नाउ व्हाट आई नीड, अब मुझे क्या चाहिए, डिग्री ऑफ
डिसोसिएशन चाहिए, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, राइट, मतलब अल्फा चाहिए, अल्फा, ठीक है। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, अगर आपको नहीं मालूम है तो आप सीख लो यहाँ से। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जिसको हम लोग अल्फा कहते हैं, उसका वैल्यू क्या होता है, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। पुट कर दो यहाँ पे, आई कितना है, आई यहाँ पे आया है 1.0753 माइनस वन। और ये एन क्या है, यहाँ पे एन यहाँ पे लिख लो आप, एन क्या है, नंबर ऑफ आयंस, नंबर ऑफ आयंस प्रोड्यूस्ड आफ्टर आयनाइजेशन। अभी जो डिसोसिएट हुआ वहाँ पे कितने आयंस प्रोड्यूस हुए आफ्टर आयनाइजेशन कह सकते हो या फिर डिसोसिएशन भी कह सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, बोथ आर आफ्टर आयनाइजेशन। तो यहाँ पे देखो आप, जब ये आयनाइज हुआ तो यहाँ पे एन कितना आया, कितने आयंस आए, 2 आयंस आए, राइट। मैं दूसरे कलर से लिख देता हूँ। सो यहाँ पे एन कितना है, एन इज बेसिकली 2। अब इस 2 को यहाँ पे पुट कर दो। सो 2 माइनस वन कितना आ जाएगा फाइनली, 0.0753 कह लो, या फिर नहीं भी लिखोगे तो चलेगा क्योंकि 2 डिजिट तक मुझे लिखना होता है। सो अल्फा जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वो कितना आ गया, 0.075। दिस इज माय आंसर, ऑलराइट। इसमें क्या पूछा था, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पूछा था, ठीक है। एक चीज यहाँ पे सिखा देता हूँ, देखो डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फॉर्मूला ये है, राइट। एक और कंसेप्ट सीख लो आप, कंसेप्ट क्या है कि अगर एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, अगर क्वेश्चन में पूछ ले कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन बता दो तो वहां पे फॉर्मूला अलग होता है, ये भी लिख लो आप। क्योंकि देखो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस है, 2 एग्जांपल्स भी है जहाँ पे ये यूज होता है, ऑलराइट। सो डिग्री ऑफ एसोसिएशंस को भी हम लोग अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, बट फॉर्मूला इज डिफरेंट, 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एन, ये है डिग्री ऑफ एसोसिएशन। देख लो पिछले वाले से ये थोड़ा अलग है, जहाँ पे एन क्या है, एन क्या है, वही नंबर ऑफ आयंस वाला हिसाब किताब है, ठीक है, समझ गए। सो यहाँ तक आपका ये क्लियर हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, ठीक है। मैं आपके कमेंट को इंडिविजुअली रीड करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।